नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए, काव्य दोषों की श्रृंखला हमारी जारी है और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और आज दो नए काव्य दोषों की हम चर्चा करते हैं। दो दोष दोनों इसलिए लिए एक साथ क्योंकि इनके नाम में भी मिलते जुलते हैं और छोटे छोटे हैं। बहुत ज़्यादा उदाहरण इनके आपको नहीं मिलेंगे काव्य में, परंतु फिर भी दोष तो है, चाहे कम ही मात्रा में हो, दोष तो दोष ही है। तो पहला है इनमें न्यून पदत्व दोष और दूसरा है अधिक पदत्व दोष। दोनों ही पद दोष या शब्द दोष हैं। न्यून और अधिक ये शब्द आपने पढ़े होंगे पहले भी और इनका अर्थ आप जानते होंगे। न्यून का अर्थ होता है कम और अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा। तो न्यून पदत्व का दोष का अर्थ हुआ कि जहाँ पर पद की कमी रह गई हो, और अधिक पदत्व का अर्थ हुआ जहाँ पर कोई पद ज़्यादा हो गया हो। तो इस तरह से परिभाषा देख लेते हैं। आइए, न्यून पदत्व दोष, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहाँ मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में किसी पद की कमी महसूस हो, किसी शब्द की कमी महसूस हो और हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़े, उसका मुख्य अर्थ निकालने के लिए, सार्थक अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें कोई पद अपनी तरफ से जोड़ना पड़े, तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष माना जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। रावण की सभा में जब अंगद भगवान श्री राम के गुणों का बखान कर रहा था और रावण उनका अपमान कर रहा था, उस समय की है वार्ता है। अंगद कहता है कि हमारे जो प्रभु हैं वो तो किसके समान हैं? पानी, पावक और पवन के समान है। जिस तरह से पानी जो है जब वो बरसता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं अच्छे व्यक्ति पर बरस रहा हूँ या बुरे व्यक्ति पर, असाधु पर बरस रहा हूँ या साधु पर, सज्जन पर या दुर्जन पर। और इसी तरह से पावक यानी कि अग्नि जो है वो भी जब वो अपना प्रसाद देती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं सज्जन व्यक्ति को दे रही हूँ या दुर्जन व्यक्ति को, दोनों के साथ समान व्यवहार करती है। इसी तरह से पवन जो है, वायु जो है, वो भी सज्जन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध रहता है और असज्जन व्यक्तियों के लिए या दुर्जन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध रहता है। तो कवि कहना ये चाहते हैं कि पानी, पावक और पवन ये सब के साथ समान व्यवहार करते हैं, असाधु के साथ भी और साधु के साथ भी, सज्जन के साथ भी और दुर्जन के साथ भी। परंतु यहाँ समान शब्द जो है वो यहाँ पर कवि ने नहीं लिखा है, वो हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा इस पद को, इस वाक्य को समझने के लिए। तो एक पद यहाँ पर नहीं है, वो हमें जोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ पर हुआ कौन सा दोष? न्यून पदत्व दोष। एक और उदाहरण देख लीजिए। आज आगमन से हुए धन्य हमारे भाग्य, कि आज हमारे भाग्य धन्य हो गए आगमन से। किसके आगमन से? वो शब्द यहाँ पर विलोपित है, वो शब्द यहाँ पर नहीं है। जिसके लिए भी कहा जा रहा है आज आपके आगमन से हुए धन्य हमारे भाग्य, ये होना चाहिए था, परंतु आपके शब्द यहाँ पर है नहीं, वो यहाँ से गायब है, वो हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी हुआ न्यून पदत्व दोष। एक और उदाहरण देख लीजिए। शीस पगान जगा तन पे जाने को आयो बसे के ही ग्रामा। नरोत्तम जी का पद है, बहुत सुंदर। कहते हैं कि ना तो सर पे पगड़ी है और ना ही तन पे कपड़ा है, जाने कौन आया है और कौन से गांव का निवासी है, कौन से गांव में बसता है, ये कुछ भी वो बता नहीं पा रहा। सुदामा जी जब पहुंचते हैं कृष्ण जी के द्वार पर, तब उस समय का वर्णन है कि द्वारपाल से कहते हैं तुम जाकर कृष्ण को सूचना दे दो, बस केवल अपना नाम बताते हैं। तो द्वारपाल उनका जो वर्णन करता है कृष्ण जी के सामने जाके, उस समय का वर्णन ये किया गया है कि उसके सर पे कोई पगड़ी नहीं है, ना ही उसने अपने तन पे कोई वस्त्र पहने हुए हैं। ये भी नहीं बता रहा है कि वो कहाँ से आया है और कौन से गांव का निवासी है। परंतु अब हम जब इसको देखते हैं, यहाँ पर हम शुरू में यहाँ देखें न शब्द यहाँ पर गायब है, एक ही जगह न शब्द आया है। शीस पगा न, यदि इसको इसके साथ ले लेते हैं
तो यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। और यदि इसको कॉमा यहाँ लगा देते हैं तो शीश पगा न झगा तन पे, मतलब सिर पर पगड़ी है, तन पर झबला नहीं है। और न को इधर ले लिया तो सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर झबला या वस्त्र है। परंतु दोनों ही नहीं थे, उनके ना सर पर पगड़ी थी और ना ही तन पर कुर्ता या कोई वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ था। तो एक न यहाँ पर भी आना चाहिए, न शीश पगा न झगा तन पे। परंतु काव्य की दृष्टि से, कविता को सुंदर बनाने की दृष्टि से वो न उचित नहीं लग रहा होगा, इसीलिए कवि ने उसको नहीं लगाया और इसलिए यहाँ पर हो गया न्यून पदत्व दोष। आशा करती हूँ समझ आया होगा आपको। दूसरा दोष देख लेते हैं, अधिक पदत्व दोष। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पहले कि अधिक पदत्व अर्थात अधिकता हो गई पदों की, यानी कोई पद ऐसा है जिसकी आवश्यकता नहीं थी और वो वहाँ कविता में रख दिया गया, तो बन गया अधिक पदत्व दोष। परिभाषा देख लीजिए, काव्य में जहाँ कोई पद अतिरिक्त या अनावश्यक प्रयुक्त किया गया हो, यानी कि उसकी आवश्यकता नहीं थी परंतु उसे प्रयुक्त करना पड़ा, वर्ण की दृष्टि से छंद बनाने के लिए, उसमें सुंदर प्रभाव लाने के लिए उसको प्रयुक्त करना पड़ा और इसलिए वहाँ पर कविता में दोष आ गया, जिसे अधिक पदत्व दोष कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। प्रथा पुत्र अर्जुन ने रण में किए पराजित शत्रु सभी। अब ये देखिए यहाँ पर प्रथा पुत्र अर्जुन, सभी को पता है कि अर्जुन प्रथा का पुत्र था, उसकी माता का नाम प्रथा अथवा कुंती था, तो इसलिए यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने रण में किए पराजित शत्रु सभी, ये भी सही था, ऐसा भी अच्छा ही लगता। परंतु क्या है कि जब छंद गिनते हैं हम, कौन सा छंद है, तो मात्राओं का, वर्णों का ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए कवि ने यहाँ पर ये दो शब्द प्रथा और पुत्र, ये दोनों शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए होंगे, जो कि यहाँ पर अतिरिक्त लग रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष आ गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए। लिपटे पुहुप पराग से सने कुसुम मकरंद। अब देखिए यहाँ पर पुहुप और पराग एक जैसे ही दोनों शब्द हैं। पराग जो है वो पुहुप में ही होता है, पुष्प में ही होता है, पुहुप अर्थात पुष्प, तो पराग जो है वो पुष्प में ही होता है, डाली में तो होता नहीं है। परंतु यहाँ पर कविता की दृष्टि से, कविता को सुंदर बनाने की दृष्टि से इसका प्रयोग कवि ने किया और इसीलिए ये शब्द यहाँ पर अनावश्यक हो गया, अतिरिक्त हो गया और यहाँ पर बन गया अधिक पदत्व दोष का उदाहरण। तो मैं आशा करती हूँ साथियों आपको अधिक पदत्व और न्यून पदत्व ये दोनों दोष अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे अच्छे से। वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए अपने मित्रगणों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में करवाइए। धन्यवाद।